Hello friends, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about neutralization reaction. It is very important for 10th standard students and also important for IIT and NEET students. Okay, तो बच्चों मैं आज आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर हमारा जो है फिफ्थ होगा। और लेक्चर फिफ्थ में मैं आपको बहुत अच्छे से हम लोग चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं ना। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे नोट्स को अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, और वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहें और अपना बढ़िया लाइक और कमेंट भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन को देखते रहे। नोटिफिकेशन में आप बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम अगर आप शेयर करना चाहते हो। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो किसी को न्यूट्रल कर दे, ठीक है, ऐसा किन्हीं दो कंपोनेंट का रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाए उसे न्यूट्रल करके दे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। I repeat again about neutralization reaction. When acids react with bases to produce salt and water, then this type of reaction are called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नोट है उसको देखिएगा। दिया है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। हमने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? एन एसिड इज आर्हेनियस के अकॉर्डिंग मैंने एक एसिड बेस की डिफिनीशन आपको बच्चों बताई थी। क्या बताया था? सुनिएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्हेनियस, acid is the substance which have tendency to remove proton when dissolved in water and base is the substance which have tendency to remove hydroxide ion when dissolved in water. ओके, तो ये तो थ्योरी थी एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस की एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थ्योरी थी। इन्हीं की थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें और भी आपको बताई जा रही हैं। देखिएगा, दिया है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स H+ आयन। सिमिलरली बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH- आयन। न्यूट्रलाइजेशन इज द कम्बिनेशन बिटवीन H+ आयन ऑफ द एसिड विद OH- ऑफ द बेस फॉर्म वाटर। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक एसिड है HCl और एक बेस है NaOH। ये एसिड है, ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस, ठीक है। चलिए ठीक है, कैसे बेस है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा H, इतना देखिएगा, H और Cl मिलके क्या बनेगा बच्चों? HCl, ठीक है। और Na और OH मिलके क्या बनेगा बच्चों? NaOH, ठीक है। तो ये NaOH बना कि नहीं बना? तो ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ समझने की बात है, ये तो एसिड है और ये बेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये आयनिक फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जब वह अपने आयनिक फॉर्म में होता है तो उसका मीडियम हमेशा एक्वस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्वस। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2- है तो इसका मीडियम क्या होगा बच्चों? एक्वस। हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल+ है तो आयनिक फॉर्म में है ना, तो इसका मीडियम क्या होगा? एक्वस। वैसे बच्चों कोई भी एलिमेंट आयनिक फॉर्म में होगा तो मीडियम कैसा होगा? एक्वस। ये आपको ध्यान देना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो ये तो हमारा एसिड है, ये आयनिक फॉर्म में है। ये भी हमारा बेस है जो आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा। सॉरी, वाटर नहीं, H के साथ करेगा, सॉरी। यहाँ पे H+ है, ठीक है। तो H+ आयन एक्वस मीडियम में है तो किसी माइनस से अट्रैक्ट होगा, अपने माइनस से नहीं किसी दूसरे से होगा। दूसरा माइनस OH है तो OH H+ के साथ मिलकर क्या बनाया? वाटर। और यहाँ पे क्या था बच्चों? देखिएगा अगले नंबर पे, यहाँ पे Cl- था। Cl- भी किसी प्लस से जुड़ेगा तो Na+ से जुड़ के बना देगा NaCl, ठीक है, तो जो साल्ट हो जाएगा। और इसी टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ HCl है
तो जब हम HCl को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में और इनका मीडियम एक्वस होगा। वैसे बच्चों NaOH को आप जब ब्रेक करोगे तो NaOH ब्रेक होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, जो कि यहाँ ब्रेक हुआ है, इसका मीडियम भी एक्वस है। और दोनों मिलकर जो प्रोड्यूस करेंगे साल्ट क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। और NaCl पे भी अगर आयनिक फॉर्म दिखाओगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, जिसका भी मीडियम क्या होगा, एक्वस। वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। चलिए हम 5th नंबर पे देखते हैं बच्चों। 5th नंबर पे क्या है, 5th नंबर पे एसिड बेस की प्रॉपर्टी में हम 5th नंबर पे देखते हैं। 5th में है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, यदि हम मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएं तो बच्चों आप पहले ये तो समझिए कि मेटालिक ऑक्साइड क्या है। देखिएगा, मेटालिक मीन्स हुआ मेटल, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। किसी मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो जो बनता है उसी को कहेंगे मेटालिक ऑक्साइड। बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से केवल देखना है। कह रहा है मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक मीन्स ट्रिक लगाइए, मेटालिक मीन्स भाई मेटल, ऑक्साइड मीन्स भाई ऑक्सीजन। तो मेटल और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन से जो बनेगा कहलाएगा मेटालिक ऑक्साइड। तो किसी भी मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ कराएंगे तो फिर भी साल्ट एंड वाटर ही बनेगा। चलिए वहीं देखना है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड क्या होता है, देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जब किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिएक्शन एक बेसिक दिखाइए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनेगा साल्ट एंड वाटर। ओके, तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको भी हम निम्नलिखित एक्टिविटी के द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं बच्चों, यहाँ देख लीजिएगा एग्जांपल। चलिए एक मेटल ऑक्साइड लीजिए, सपोज करिए कि मेटल ऑक्साइड आपका है ZnO। चलिए बच्चों ZnO, जिंक ऑक्साइड लीजिए, इसका नाम है मेटल ऑक्साइड। देखिए जिंक मेटल है, यहाँ पे देखिएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल क्या मैंने ले लिया, कह रहा है मेटल ऑक्साइड, मेटल मैंने ले लिया जिंक, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। बैलेंसी भी मेंटेन है, जिंक की बैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की बैलेंसी -2, इसलिए बैलेंसी बराबर है तो हमारा कंपाउंड भी बराबर है। तो चलिए हमने मेटल ऑक्साइड, मेटल हमारा जिंक है, ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड ले लिया। कह रहा है रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराओ। तो चलो रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं। करा दिए ना, कराने के बाद बच्चों क्या हो रहा है देखिएगा, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन, इसलिए जिंक इस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ स्वयं जाकर सिचुएटेड हो जाएगा, बैठ जाएगा। वहाँ स्वयं जाएगा तो बना देगा ZnSO4। बनाया, क्या बाहर निकल गया, बाहर निकला H2 और O, H2 और O मिलके बन जाएगा H2O। तो देखिए बन क्या रहा बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, जब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ हमने कराया तो बना हमारा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट एक साल्ट है, एक क्या है बच्चों, साल्ट है, और ये वाटर। तो बना कि नहीं बना, आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर साल्ट और वाटर बनेगा, मैंने देख भी लिया। चलिए 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे बच्चों कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। बहुत बढ़िया बता रहा बच्चों, कह रहा है क्या, अच्छे से देखिए, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस के साथ कराएं तो क्या होगा भाई, चलो देख लिया जाए। कह रहा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बट बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बहुत ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर, लेकिन जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो प्रोड्यूस करेगा साल्ट एंड वाटर, ये भी वहीं प्रोड्यूस करेगा। अच्छे से देखिए बेटा, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट एंड वाटर बना देगा। वैसे ये भी कह रहा है कि कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी साल्ट एंड वाटर बना देगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको मैं दिखा रहा हूँ दोनों एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ नीचे देखते रहेंगे। नीचे देखिएगा क्या लिखा है, नोट है नीचे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर एसिड दैट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या है बेटा, ऑन पासिंग CO2 गैस, क्या कह रहा, ऑन पासिंग CO2 गैस इवॉल्व, ठीक है, थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर टर्न मिल्की। चलिए इसको मतलब हम समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैंने एक
स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, या मैंने एक बेस ले लिया जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक बेस है। क्या है? एक बेस है। ठीक है, बेस है, लेकिन एक बात और भी है, बेस तो है और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे जो बता रहा है उसको समझना है हमको, आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ जो ये कह रहा है इसका मतलब आप समझिए। यहाँ से देखिएगा, मतलब यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहाँ से देखिए, ये इतने से ये क्या कह रहा है देखिएगा अच्छे से। ऑन पासिंग CO2 गैस, CO2 गैस पास कराना है। ठीक है, इवाल्व। ठीक है, थ्रू CO2 गैस इवाल्व कब होता है ये भी जान लो। जब हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप रिएक्ट करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइम वाटर। CaOH का होल ट्वाइस इसका एक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नाम इसका है लाइम वाटर। क्या नाम बच्चों? लाइम वाटर। ठीक है, नाम भूलना नहीं है, लाइम वाटर भी इसका नाम है। तो बात समझिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो आगे कह रहा है वाटर टर्न मिल्की, मतलब जो इसका कलर होगा ये मिल्की कलर में हो जाएगा, दुधिया कलर में हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, देखिएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 गैस यहाँ पे पास करा रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो वाइट PPT होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, और वाटर क्या होगा? रिमूव कर देगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। क्या देखना हमको आपको है, देखिएगा अच्छे से दिया है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस, फिर से मैं बोल रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। सिंस दिस इज सिमिलर टू, यहाँ से बच्चों आपको देखना है, कहाँ से देखना है देखिएगा, यहाँ से। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, कह रहा है कि बेटा समझिएगा, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड, जैसे कह रहा है एसिड बेस का हम रिएक्शन कराते हैं वैसे सिमिलर ये भी है एसिड बेस की तरह। आगे कह रहा है कि बी कैन कंक्लूड, हम देखते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है इसका मीडियम एसिडिक नेचर में होता है। किस नेचर में होता है? एसिडिक नेचर में। चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारा ये क्या है देखिएगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ CO2 गैस पास कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा जो कि एक साल्ट है, जो कि एक क्या है? साल्ट है, और वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिएगा फिर। लेकिन ये नॉन मेटालिक जो है इसका मीडियम कैसा है? एसिडिक। कैसा मीडियम है? एसिडिक, ध्यान देना है। चलिए आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर है। ठीक है, तो आगे देखना है। आगे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओ। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला KOH होता है, इसको कितना मोल लिया गया? 2 मोल। ठीक है, यहाँ पर जैसे बेटा कहीं NaOH नोट है तो ये कितना मोल है? 1 मोल। कैसे? NaOH के सामने कोई नंबर है नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 मोल है। ठीक है, यदि NaOH के पहले 2 आ गया या 3 आ गया, 2 आ गया 2 मोल, 3 आ गया 3 मोल, 10 आ गया 10 मोल, समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे अगर हाइड्रोजन अकेला है तो 1 मोल है, H2 हो गया तब भी 1 मोल है। मतलब अगर नंबर पीछे जाएगा तो मोल नहीं बताएगा, पीछे से नंबर किसी भी एलिमेंट के बाद अगर नंबर आता है, जैसे कोई एलिमेंट है इसके बाद कोई नंबर आएगा तो ये मोल को नहीं बताता है, नंबर के पहले एलिमेंट के पहले देखा जाता है नंबर कितना है। जैसे यदि Zn है तो नंबर इस Zn के पहले कितना है? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 मोल है। लेकिन अगर 2 Zn है तो 2 मोल है, Zn 2 मोल है। ऐसे अगर
H अकेला है तो 1 मोल है, H2 है तो भी 1 ही मोल है, लेकिन 2H हो जाएगा तो 2 मोल हो जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। 2KOH है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, 2 मोल है। CO2 गैस पास कराया गया तो बना K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका भी, ये भी एक साल्ट हुआ और वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियम है CO2 का मीडियम एसिडिक है। कैसा है बच्चों? एसिडिक, भूलना नहीं है। CO2 का मीडियम एसिडिक है। यहाँ पर भी CO2 का मीडियम कैसा है? एसिडिक। CO2 एसिडिक मीडियम में होता ही है, भूलना नहीं आपको। CO2 का मीडियम एसिडिक होता है। देखिएगा, ये बेस है बेटा, ये एसिड है। एसिड बेस मिलेगा तो साल्ट बना देगा। बेस है, एसिड है, क्या बना देगा? साल्ट, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा सा और एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लिया जाए। दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे डेली के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? पीएच के बारे में बहुत पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पीएच को लिखा कैसे जाता है पहले आप लोग देखिए। तो बच्चों आप लोग पहले अच्छे से देखिए पीएच को हम कैसे लिखते हैं, नोट करते हैं। पहले पी नोट करिए और एच थोड़ा सा इसके ऊपर, तो पीएच ऐसे नोट करते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो पीएच। इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म है। या इसका एक फुल फॉर्म और होता है पोटेंशिया हाइड्राजीनिया। क्या होता है? पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, ठीक है, एक फुल फॉर्म ये होता है। पीएच का एक फुल फॉर्म और होता है बच्चों, अच्छे से जान लो। पीएच के एक फुल फॉर्म और होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। पीएच की डिस्कवरी किया था साइंटिस्ट SPL सोरेनसन ने, भूलना नहीं है, SPL सोरेनसन ने इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है। पीएच का यूज हम करते हैं किसी भी सॉल्वेंट की एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रल की कंडीशन को चेक करने के लिए। चलिए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलिए थोड़ा एक रेंज और आपको बता देते हैं। पीएच कैसे हम चेक करते हैं, एसिड, बेस या न्यूट्रल, मैं बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यदि एसिड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी तो हम जानेंगे एसिड है। देखिएगा, यदि वैल्यू 0.0 से लेकर 6.9 तक आएगी तो वैल्यू हमारा एसिडिक में होगा। दूसरा, यदि वैल्यू 7.0 पे एग्जैक्ट हो जाएगा तो वो हमारा न्यूट्रल कंडीशन में होगा, न्यूट्रल होगा। उसका जिसका पीएच 7.0 होगा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जिसका पीएच 7.1 से लेकर 14.0 तक होगा उन सब का मीडियम होगा गाइज बेसिक। क्या होगा? बेसिक। तो बच्चों अच्छे से आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलिए देखिएगा, इसमें पहला हेडिंग क्या है? फर्स्ट है प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। चलिए इसमें क्या आपको समझना है, देखिएगा। दिया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पीएच सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी वर्क इन अ नैरो पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। 7.0 से 7.8 पे अगर जाएगा तो किसकी तरफ जा रहा बच्चों? बेसिक मीडियम की तरफ जा रहा। किसकी मीडियम? बेसिक। क्योंकि अभी मैं बताया था 7.1 से लेकर 14.0 तक मीडियम बेसिक होता है, तो ये बेस की साइड में जा रहा है। एक्वेटिक लाइफ गेट्स डिस्टर्ब ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच होता है 5.6 व्हेन पीएच ऑफ वाटर बॉडीज फॉल्स। चलिए दूसरा नंबर पे है सॉयल पीएच एंड प्लांट्स। सॉयल पीएच, सॉयल मीन्स हुआ मिट्टी, मिट्टी का पीएच और प्लांट का पीएच कैसे होता है देखिएगा। कह रहा है डिफरेंट प्लांट्स प्रिफर डिफरेंट पीएच रेंज। अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग प्रकार का उनका पीएच रेंज होता है। मतलब जितने प्रकार के पौधे होते हैं सबका पीएच डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट प्लांट प्रिफर डिफरेंट पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, आगे सॉयल शुड बी ट्रीटेड विद सुटेबल मटेरियल एसिडिक और बेसिक अकॉर्डिंगली टू ऑब्टेन रिक्वायर पीएच फॉर द सॉयल ऑफ द सॉयल। Acidic soil can be treated with calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate, while basic soil can be treated with manure compost। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है बेटा
कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं उनका पीएच रेंज अलग अलग होता है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे आगे कह रहा है सॉयल शुड बी ट्रीटेड। जैसे कुछ सॉयल को हम मेंटेन कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, कुछ मिट्टी जहाँ गड़बड़ है उसको सही कर सकते हैं। कैसे कैसे जिस मिट्टी का पीएच एसिडिक मीडियम में होगा उसको हम बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, और जहाँ पे जैसे कहीं पे सॉयल का मीडियम यदि एसिडिक है, ये सॉयल है, मिट्टी है, इसका मीडियम एसिडिक है, तो उस एसिडिक मीडियम वाले सॉयल का रिएक्शन हम किसी बेसिक के साथ करा देते हैं तो उसको न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और सपोज करिए कहीं कोई ऐसी सॉयल है, कहीं मिट्टी है जिसका मीडियम बेसिक है, तो उसका रिएक्शन एसिडिक के साथ करा देंगे तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। वहीं ये कह रहा है कि एसिडिक सॉयल ट्रीटेड, जो मिट्टी एसिडिक मीडियम में होती है उसका हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे ये भी कह रहा है, और कह रहा है जो सॉयल बेसिक मीडियम में है उसको ट्रीट करेंगे मैन्योर कंपोस्ट से। ठीक है, मैन्योर कंपोस्ट मीन्स खाद जो होती है। ठीक है, तो उससे हम मेंटेन कर लेंगे। चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें और ध्यान देना है बच्चों आपको। तीसरे नंबर पे है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हेडिंग है, हेडिंग नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा क्या दिया है द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमच फिर से देखिएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हेडिंग देखिएगा, इसमें देखिएगा कह रहा द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमच किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स। एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू ओवर रिएक्टिंग causes acidity. Antacids such as magnesium hydroxide, sodium bicarbonate, ये सोडियम बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा रिलीव्स अस फ्रॉम सच पेन। बहुत बढ़िया कह रहा है, समझिए इसका मतलब। कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव लाइफ, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमच, जो एसिड है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है इन हमारे स्टमच में, पेट में। ठीक है, एसिड हमारे पेट में प्रोड्यूस करता है। हमारे एसिड जो है हमारे पेट में थोड़ा सा बनता भी है, जैसे डाइल्यूट HCl होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे मिलता है हमें। तो डाइल्यूट HCl किल करता है, मार देता है बैक्टीरिया को, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आगे कह रहा है एक्सेस ऑफ एसिड, जब कभी कभी हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं हमको बहुत एसिडिटी हो गई है। ठीक है, उसको दूर करने के लिए हम कुछ एंटासिड खाते हैं। एंटासिड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करें। उसको करने से क्या होगा, हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, जब हम ये बेस है भाई, ये दोनों बेस हैं, ये दोनों बेसिक मीडियम में हैं, और पेट में जब एसिड ज़्यादा होगा तो बेस जाएगा तो एसिड को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रिलीव्स अस फ्रॉम सच पेन। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में पेन भी होता है, तो हम ऐसे कंपोनेंट खाते हैं जो एसिडिटी को दूर कर दे। तो हम बेसिक कंपोनेंट खाते हैं जो उस एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है और पेन से हमें रिलीफ मिल जाती है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, देखिएगा पीएच चेंज एज द काज ऑफ टूथ डीके। टूथ मीन्स दांत, डीके मीन्स सड़ाना। ठीक है, समझिएगा, जो पीएच मीन्स पीएच चेंज कर देता है। पीएच चेंज होने के कारण क्या कह रहा है, समझिएगा बच्चों। कह रहा पीएच चेंज होने के कारण, ठीक है, हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा पीएच ऑफ आवर माउथ इज ग्रेटर देन 7। हमारे मुख का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा का मतलब होता है मीडियम बेसिक होता है। कैसा मीडियम होता है, बेसिक, क्योंकि 7 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो मीडियम बेसिक होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे मुख का पीएच 7 से ज़्यादा है तो हमारे मुख का पीएच बेसिक मीडियम में होता है। आगे कह रहा फूड लेफ्ट इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम फूड हमारे मुख में जाता है, जब हम उसको खाते हैं, गेट डेग्रेडेड बाई बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, दिस रिजल्ट इज लोअरिंग द पीएच ऑफ 5.5
कह रहा है जब फूड मटेरियल हम खाते हैं तो ठीक है वो पेट में जाता है, जब मुख के माध्यम से हमारे जाता है तो हमारे जो मुख का pH है वो 5.5 कर देता है, जो एसिडिक मीडियम में हो जाता है। द एसिड इज़ फॉर्म्ड रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। द एसिड सो फॉर्म्ड, तो जो एसिड है वो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, पहले जानिए कैल्शियम फॉस्फेट फार्मूला कैसे बनेगा। कैल्शियम नोट करिए और दूसरे साइड में फॉस्फेट लिखिए PO4, तो फॉस्फेट की वैलेंसी -3 और कैल्शियम की वैलेंसी +2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, कर दिए। अब Ca का मल्टीप्लाई किस में होगा, देखिए अच्छे से, Ca का मल्टीप्लाई 3 में होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और 2 का मल्टीप्लाई PO4 में होगा। मैंने बताया था प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई केवल नंबर का होगा। तो बच्चों क्या होगा, Ca का 3 में करोगे तो क्या बनेगा, देखिएगा जब आप Ca का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो बनेगा Ca3, और PO4 का 2 में करोगे तो बनेगा PO4 का होल ट्वाइस। तो ये फार्मूला हो गया कैल्शियम फॉस्फेट का, नोट कर लीजिएगा बच्चों कॉपी में अपने, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस। समझ में आ गया आपको, फिर से नोट कर लीजिएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है और इसी से हमारा दांत बना होता है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि हमारा टीथ जो होता है, हमारा दांत जो है किससे बना है, तो आपका आंसर होगा कि हमारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, और कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ओके बच्चों, तो चलिए देखिएगा आप अच्छे से, कह रहा है कि आगे देखिएगा, हमारे मुख में जब एसिडिक की अमाउंट बढ़ जाती है तो हमारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना है जो कि एक बेसिक मीडियम में है, ठीक है। एंड काजेज टूथ इनेमल, इसीलिए टूथ इनेमल टू करोड, जो टूथ इनेमल का मतलब जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के पास वो सबको क्रोज करना शुरू कर देता है, जिससे डिकेइंग शुरू हो जाता है, ठीक है। इनेमल एकदम ऊपरी पार्ट होता है, सॉरी एकदम ऊपरी पार्ट, दांत का एकदम सबसे ऊपर का जो पार्ट है वही इनेमल होता है। दांत जैसे आप देख रहे हो ये हमारा टीथ है, टीथ का जो ऊपरी पार्ट है वही इनेमल है। तो जो वो उसमें कोरोड मीन्स कोरिजन शुरू हो जाता है। क्यों कोरिजन शुरू होगा, क्योंकि दांत का मीडियम बेसिक है, और जब मुख का pH 5.5 हो जाएगा तो मीडियम एसिडिक बना देगा, जिसकी वजह से कोरिजन शुरू होगा। देयरफॉर यूजेज ऑफ टूथपेस्ट, इसीलिए हमको ज़्यादा टूथपेस्ट की यूज करना चाहिए, हम लोगों को टूथपेस्ट की यूज करना चाहिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है बच्चों, टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट होता है इसका मीडियम बेसिक होता है। किसका, इसका मीडियम कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो उसका मीडियम कैसा होता है बच्चों, बेसिक मीडियम होता है। और जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुख का pH हो जाता है 5.5, जो कि एसिडिक मीडियम होता है। इस एसिडिक मीडियम को हमारा टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक मीडियम में है और हमारे मुख का pH 5.5 हो जाता है कुछ खाने के बाद, तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, टूथपेस्ट, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा दांत डीके नहीं करता है। ओके, तो समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। आगे कह रहा है देयरफॉर यूजेज ऑफ टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज, टूथपेस्ट का यूज़ करके हम अपने दांत को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, मुख को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक्सेस एसिड प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है, और एक्सेस एसिड से हम अपने टूथ को डीके होने से प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा और है, देख लीजिएगा लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, दिया है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। इसका मतलब समझिएगा, दिया है स्टाइंगिंग ऑफ हनी बी कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड। हनी बी का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। खूब अच्छे से नोट कर लो अपने कॉपी में फॉर्मिक एसिड का फार्मूला, इसको कहते हैं मेथनोइक एसिड, एक नाम और है इसका मेथनोइक एसिड। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से देखिए, मैं आपके लिए बहुत लगा हुआ हूँ, और आप लोग हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करवाइए, आपके मित्र यार जो हैं उनको भी मोटिवेट करिए और लाइक किया करिए, और खूब अच्छे से वीडियो को पहले एक बार, बच्चों जितने बच्चों हो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले नोट्स मत लिखा करो, जब मैं वीडियो भेजता हूँ तो आप लोग वीडियो को पहले अच्छे से वॉच किया करो, खूब अच्छे से वीडियो वॉच करने के बाद जब समझ में आ जाए तब अच्छे से नोट कर लिया करो। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी।
मधुमक्खी डंक मारती है तो बहुत दर्द होता है, आपको मालूम है। तो जो हनी भी मधुमक्खी होती है, इसके डंक में एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, ये फार्मूला होता है। तो कोई भी क्वेश्चन करे कि हनी बी के डंक में कौन सी एसिड होती है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फार्मूला क्या है भाई? तो फार्मूला बताओ, HCOOH। इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम आप बताएंगे। इसका केमिकल नेम होता है मेथनोइक एसिड। क्या नाम होता है? मेथनोइक एसिड। भूलना नहीं है और अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए तो आगे देखिए, स्टाइंगिंग ऑफ हनी बी, जब हनी बी डंक मारती है, कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कंटेन करती है, कैन बी न्यूट्रलाइज बाई अप्लाइंग बेकिंग सोडा पेस्ट। और जहाँ पे मधुमक्खी काटती हो तो वहाँ बेकिंग सोडा का पेस्ट करिए, तो बेकिंग सोडा का मीडियम बेसिक है और हनी बी जो डंक मार रही है एसिडिक है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और दर्द नहीं होगा फिर आपको। ठीक है, आगे आल्सो स्टाइंगिंग हेयर प्रेजेंट ऑन नेटल लीव्स, inject methanoic acid into skin with can neutralize by either applying baking soda or extract of dog plant leaf which grow beside nettle plants। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, जल्दी से देखिएगा क्या क्या है। देखिएगा पीएच ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जिनका पीएच आपको बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन करे कि ह्यूमन ब्लड, मनुष्य का जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, तो आपका आंसर होगा मनुष्य के ब्लड का पीएच 7.4 होता है। याद हो गया? ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है? 7.4 है। टीयर मीन्स आंसू, जब हम रोते होते हैं तो आंसू गिरता है ना, तो जो आंसू गिरता है उसका पीएच भी 7.4 होता है। और जिसका पीएच 7.0 से ऊपर होगा, 7.0 का मतलब जिसका पीएच 7.1 से लेकर 14.0 के बीच में होगा, सबका मीडियम बेसिक। कैसा मीडियम? बेसिक। समझ में आ रहा होगा बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जब ब्लड का पीएच 7.4 है तो ब्लड किस मीडियम में है? बेसिक। टीयर मीन्स आंसू, आंसू का भी पीएच कितना है? 7.4, इसका भी मीडियम बेसिक। अब कह रहा है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1 to 3, जिसका पीएच 0.0 से लेकर 6.9 के बीच में हो, सब एसिडिक मीडियम में होगा। इसका मतलब हुआ 1 to 3 पीएच है तो मीडियम एसिडिक है। सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच है, देखिएगा कितना, सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच है 2 to 4, 2 से लेकर 4 तक, इसका मतलब इसका भी मीडियम एसिडिक होता है। एसिड रेन, जब एसिड रेन होती है, जिसको कहते हैं कि एसिड रेन का मतलब हुआ अम्ल वर्षा, एसिड रेन हो गई तो उसका पीएच 6 है, इसका भी मीडियम एसिडिक हुआ। आगे मिल्क मीन्स दूध का पीएच होता है 6.3 से 6.6 तक और इसका भी मीडियम क्या होता है? एसिडिक। और मिल्क में कौन सी एसिड होती है बच्चों? मिल्क में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड? लैक्टिक। वाटर का पीएच होता है 7 मीन्स न्यूट्रल। ठीक है, तो बच्चों बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल है, आपको नोट करना है। पहले आप समझ लीजिए, पीएच का फार्मूला पहले नोट करिए। पीएच का फार्मूला होता है -log, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट को ही कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और अंदर में है H+। तो देखिएगा pH = -log और ये बड़े ब्रैकेट को बोलेंगे कंसंट्रेशन, अंदर में है H+। तो क्या बोलते हैं? पढ़िए, pH फार्मूला है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। याद हो गया ना? तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ H+ = 5/3 × 10⁴, देन फाइंड pH, तब उसका pH बताओ। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान दीजिए, आंसर 1 मिनट में आएगा। सबसे पहले लिखिए वी नो दैट फार्मूला ऑफ pH का फार्मूला है pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। नोट कर लिया ना? चलिए ठीक है। नोट करने के बाद क्या काम करेंगे आप? नोट करने के बाद आप इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद क्या करेंगे? -log रहने दीजिए। कंसंट्रेशन H+ का वैल्यू कितनी है? देखिए 5/3, यहाँ ऊपर दिया है, देखो वैल्यू। कंसंट्रेशन H+ की वैल्यू कितनी है बेटा? दिया है 5/3 × 10⁴ तो जहाँ पे H+ होगा इसके स्थान पे वैल्यू रख दो। चलो वैल्यू रखो, तो -log और जहाँ पे कंसंट्रेट H+ है उसकी वैल्यू मैंने रख दिया ना। तो एक फार्मूला होता है लॉग का, उसको रट लो। क्या फार्मूला है बच्चों? लॉग
ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है बच्चों फार्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी, भूलना नहीं है, अच्छे से रट लो, फार्मूला है ये। फार्मूला क्या है देखिए अच्छे से, लॉग ए इंटू बी, जब लॉग के बाद किसी दो चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऐड हो जाते हैं। कैसे ऐड होते हैं देखिएगा, जैसे फार्मूला हुआ लॉग यम इंटू यन, तो क्या होगा बच्चों फार्मूला, तो हो जाएगा लॉग यम प्लस लॉग यन। समझ में आ गया होगा, फार्मूला नोट हुआ। अब देखिएगा फार्मूला लगाइए, देखिएगा ब्रैकेट लगाइए, माइनस बाहर करिए, अंदर में है लॉग यम इंटू यन, ठीक है। 5/3 को क्या मान लो यम, और 10⁴ को क्या मान लो यन, तो लॉग यम इंटू यन इक्वल टू फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा माइनस बाहर कर लो, तो अंदर में हो जाएगा लॉग यम प्लस लॉग यन। हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिए, इक्वल करिए, इक्वल के बाद क्या हुआ, माइनस अंदर रहने दीजिए। अब देखिएगा एक फार्मूला और होता है बच्चों, क्या होता है देखिएगा, जब अपान में हो तो उसका फार्मूला अलग होता है, अपान वाला फार्मूला अलग है। क्या है अपान का फार्मूला, लॉग ए अपान बी इक्वल टू फार्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। जब अपान में होगा तो माइनस होगा, इंटू होता है प्लस होता है। जैसे फार्मूला देखिएगा लॉग यम अपान यन इक्वल टू फार्मूला होगा लॉग यम माइनस लॉग यन। समझ में आया, यही चीज़ यहाँ लगाया गया। अब देखिए माइनस तो बाहर है ही है, अंदर में लॉग 5 इतने फार्मूला लगा दिया गया, तो log 5/3 करोगे तो log 5 माइनस log 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो log 5 माइनस log 3, और बाद में क्या है log 10⁻⁻4 है। तो log 10⁻⁻4 को कैसे चेंज किया गया मैं बता रहा हूँ। एक फार्मूला और होता है log यम की पावर यन, log यम की पावर यन इक्वल टू होता है यन log यम। फिर से देखिए बच्चों फार्मूला देखिए, लॉग यम की पावर पे यन अगर हो, मतलब कोई वैल्यू दी हो उसके पावर पे कुछ हो, तो वो पावर सबसे पहले आ जाएगी लॉग के पहले, तो लॉग के पहले यन हो गया। अब फिर लॉग आया तो बाद में क्या हुआ यम, मतलब लॉग यम की पावर पे यन होगा तो यन पहले आ जाएगा, तो यन हो जाएगा, तो बचे हुआ होगा लॉग यम। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, और एक बात और है, कुछ वैल्यू जान लो, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, रट लो हमेशा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिएगा तो यहाँ पे मैंने log 5/3 का फार्मूला लगाया तो हो गया log 5 माइनस log 3। अब log 10⁻⁻4 है ना, तो देखिए फार्मूला कौन लगेगा, जैसे दिया है log 10⁻⁻4, तो ये हो गया log यम की पावर पे यन, तो यन पहले आ जाएगा, यन पहले आ जाएगा तो हो जाएगा देखिएगा log 10⁻⁻4, तो ये यम है यन है, log यम की पावर यन, फार्मूला हो गया -4 log 10, मतलब वो आगे आ गया। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती 1, तो बचा कितना -4, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू log 5 और log 3 की वैल्यू रखी गई है और ये आंसर आ जाएगा, और log 5 log 3 की वैल्यू आपको पेपर में दिया जाएगा। ओके बच्चों, परेशान नहीं होना है। आप सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वैल्यू आपको पेपर में दिया जाता है, और ये वैल्यू मैं कुछ वैल्यू आपको बता भी दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। चलिए ठीक है, साल्ट को हम बाद में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही है। वैसे वीडियो में देखूं, वीडियो भी थोड़ा बचा हुआ है, मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ, साल्ट क्या है थोड़ा देख लो, थोड़ा जो दिया है उसको पढ़े लिया जाए। ठीक है, तो चलिए साल्ट वैसे जाने दीजिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और फीस उस बराबर जमा करते रहिए भाई, कुछ न कुछ जमा करते रहिए, जिससे ना किसी को दिक्कत ना हो, और मन से घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। प्रेशर नहीं डाला जा रहा आपको, लेकिन केवल बताया जा रहा है थोड़ा सा भाई, जो कुछ होता हो थोड़ा थोड़ा जमा करते रहिए, स्कूल की फीस भी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गुड लक।